नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। आज ये एमएसएमई सीरीज का लेक्चर 4 है, जिसमें हम यूनिट 4 का टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वासी कैपिटल क्या होता है और ओन मनी का क्या रोल होता है बिजनेस में। देन हम डिस्कस करेंगे वेंचर कैपिटल, हाइब्रिड कैपिटल और अदर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है एसएमई के। उसके बाद हम टर्म फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और इसके बाद डिस्कस करेंगे क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, अप्रेजल, असेसमेंट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे माइक्रो फाइनेंस एंटरप्राइजेस के बारे में। और ये जो टॉपिक है पीएस यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस, ये टॉपिक इसमें कवर नहीं होगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा टॉपिक कवर करने के लिए। इसका वीडियो जो है वो सेपरेट आएगा प्रायोरिटी सेक्टर लाइनिंग में। इसके बाद हम कवर करेंगे इसी यूनिट में मुद्रा बैंक क्या होता है, फैक्टरिंग क्या होता है और जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है फाइनेंसिंग की, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज आती हैं, दहेजा कमेटी, चोर कमेटी, टंडन कमेटी, नायक कमेटी एंड कपूर कमेटी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग में बात करते हैं हम डेब्ट फाइनेंस के बारे में। तो डेब्ट फाइनेंस क्या होता है? फ्रेंड, डेब्ट फाइनेंस ये होता है कि जितने भी जो भी बैंक से लोन आप लेते हो, एनबीएफसी से लोन लेते हो ना, जो भी गवर्नमेंट से स्कीम होती है, मुद्रा लोन, सीजीएचएम, एमएससी, जो भी चीजें डेथ यानी कि डेब्ट के बेसिस में दी जाती है, एक तरह से उधार पे दी जाती है ना, वो सारा डेब्ट फाइनेंस में आएगा। तो जैसे बैंक क्या करता है, बैंक उधार देता है, ठीक है ना, और फिर उसके बदले में क्या मिलता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बोरोड कैपिटल दैट मस्ट बी रिपेड विद इंटरेस्ट, यानी कि जो भी आपने बोरो किया है कैपिटल, उसको विद इंटरेस्ट पे करना है आपको, वो आपका होगा डेट फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें कहाँ कहाँ से डेट फाइनेंस मिलता है आपको? बैंक्स करते हैं, एनबीएफसी करती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं उनके थ्रू होता है, सीजीटी, एमएससी, मुद्रा लोन्स, ठीक है, बॉन्ड्स से, डिवेंचर्स से। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रिपेमेंट शेड्यूल होता है फिक्स होता है, यानी कि आपको एक मंथ में इतना ईएमआई देना है ना। फॉर एग्जांपल कि आपका 5 साल का लोन है, तो एवरी मंथ का एक ईएमआई रहता है, विद इंटरेस्ट वो आपको पे करना होता है। फिर इसमें टैक्स बेनिफिट भी होता है इंटरेस्ट पेमेंट में, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ लोन्स में। ठीक है, और ओनरशिप वैल्यूएशन नहीं होता है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारा टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन एक तरह से डेट फाइनेंस होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इक्विटी फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, इक्विटी फाइनेंस का मतलब ये होता है कि जो भी किसी कंपनी के शेयर हैं, वो कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए अपने सेल्स शेयर जो है उनको सेल करती है, तो उससे जो कैपिटल आती है, तो इस तरह के फाइनेंस को क्या बोलते हैं? इक्विटी फाइनेंस। ठीक है, अब जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना शेयर सेल कर दिया, उससे उनको कैपिटल आ गया। ठीक है, ऐसे ही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो भी कंपनीज होती हैं, आईपीओ जब उनका लॉन्च होता है, उसमें वो क्या करती हैं, अपने शेयर्स को डॉल्यूट करती हैं और मार्केट में लाती हैं, और पब्लिक उसको उनके शेयर्स को खरीदती है, जिससे उनको कैपिटल मिलता है। ठीक है, और वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब जो पैसा लगाते हैं और जैसे ही जो है प्रॉफिट में अच्छा खासा कंपनी रहती है, शेयर का दाम बढ़ता है, तो वो अपने शेयर सेल करके प्रॉफिट गेन करके निकल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी रिपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ठीक है, और ओनर जो होता है उसका एक सर्टेन पोर्शन जो होता है कंट्रोल बिजनेस का, वो लूज कर देता है। मतलब जब वो शेयर सेल कर देगा, तो जो उसकी शेयर की हिस्सेदारी होगी वो कम हो जाएगी, तो क्या होगा, कंट्रोल कम होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है उसको हाइयर रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होता है। ठीक है, क्योंकि शेयर जब वो सेल करेगा तो ऑब्वियसली जब हाई रेट होता है शेयर का, है ना, बुल मार्केट में या जैसे भी आईपीओ जब वो लाता है, तो वो चाहता है कि जिस प्राइस पे हमने इन्वेस्ट किया था उससे बेटर प्राइस हमको शेयर का मिले। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, हाई एचएनआई कस्टमर से होते हैं, कस्टमर नहीं, एचएनआई जो इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, इसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, आईपीओ फॉर एसएमई जो आता है, एनएससी, इमर्ज और बीएससी जो प्लेटफॉर्म होते हैं, बीएससी और एनएससी का जो, जहाँ पे आपका स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस का जो आईपीओ आता है, उसको क्या बोलते हैं, एनएससी इमर्ज और बीएससी इमर्ज। ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनको आईपीओ लॉन्च होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हाइब्रिड कैपिटल क्या होता है। हाइब्रिड कैपिटल जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर, डेथ भी है और इक्विटी भी है इसमें। ठीक है, तो इसमें जिसमें ऐसा कैपिटल जिसमें डेथ और इक्विटी दोनों का मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कैपिटल। अब अगर देखा जाए तो इसके एग्जांपल क्या है, तो जैसे आपका हो गया कन्वर्टिबल डिबेंचर, मतलब ऐसे लोन जो कि इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, एक फिक्स डिविडेंड होता है। ठीक है, और उनका क्या होता है, जो भी कॉमन इक्विटी होती है उससे वो प्रायोरिटी पे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद मेजेनाइन फाइनेंसिंग, ये क्या होता है? मेजेनाइन फाइनेंसिंग में क्या किया जाता है कि जो भी डेथ होती है उनको, अगर वो डेथ रिपेड नहीं हो रहा है, मतलब जो भी बरोवर है उसको पे नहीं कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन होता है उसको वो इक्विटी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उतनी इक्विटी उस जो कंपनी है वो उस इंस्टीट्यूशन की हो जाती है जिसने उसको डेथ दे रखा है। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं मेजनाइन फिनेंसिंग, ठीक है। इसके बाद अगर फीचर की बात की जाए तो इसमें बैलेंस रिस्क होता है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है तो रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस होता है, ठीक है। और इन्वेस्टर भी इसमें अट्रैक्ट होते हैं और लोअर रिस्क होता है अगर खाली इक्विटी से कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। और अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका वेंचर जो डेप्ट देते हैं और कन्वर्टिबल लोन्स जो होते हैं। अब आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं वेंचर कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल की अगर बात करें तो ये प्राइवेट वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट वेयर प्रोफेशनल इन्वेस्टर प्रोवाइड फंडिंग टू स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस। अब क्या होता है कि जो छोटे छोटे कंपनी जो होती है स्टार्टअप होते हैं, अब उनके पास कुछ कोलेटरल तो होता नहीं है, ठीक है। तो उनको स्टार्ट करने के लिए बिजनेस फंडिंग चाहिए, तो क्या होता है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, या प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं उनमें प्राइवेट इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। जिस बिजनेस में उनको दिखता है कि ये बिजनेस में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, ठीक है, तो उसमें करते हैं। जैसे अगर आप ऐसे अगर बात करोगे तो जैसे आपकी कुछ कंपनीज हैं जिनमें वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, जैसे आपका जोमेटो हो गया, आपका स्विगी हो गया, इनमें इन स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था। फिर जैसे जोमेटो का आईपीओ आया तो उनमें से कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वो अपने शेयर सेल करके प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है। तो इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी ओनरशिप स्टेक, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, वो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट के बदले में क्या लेंगे, कुछ जो सर्टेन पार्ट ऑफ उसका इक्विटी होगा वो होल्ड करेंगे। जैसे 5% इक्विटी ले ली और उसके बदले में इतना पैसा दे दिया ठीक है। अब की फीचर्स की बात करें तो इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग होता है इसमें, ठीक है। मतलब इसमें फंडिंग करते हैं, फंडिंग के बदले में कंपनी का कुछ इक्विटी वो उसको लेते हैं, उनको अलॉट हो जाती है। इसका हाई रिस्क हाई रिटर्न, मतलब अब इसमें अगर देखो स्मॉल बिजनेस है, अगर वो चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो हाई रिस्क और हाई रिटर्न। और स्टेज वाइज फंडिंग होती है, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सीरीज होती है, मतलब एक बार में पूरी फंडिंग नहीं कर देते। इनिशियल स्टेज में फंडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं सीड फंडिंग। फिर सीरीज ए आती है, फिर उसमें थोड़ा फंडिंग करते हैं ग्रोथ के अकॉर्डिंग। इसी तरह डिवाइड है, सीड, सीरीज ए, फिर बी, फिर सी, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज वाइज इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो वीसी प्रोवाइड मेंटरशिप, ठीक है, और बिजनेस गाइडेंस भी वो देते हैं, इंडस्ट्री कनेक्शन भी। जैसे अगर आप देखें तो जो आपके शोज आते हैं, जैसे कि एक शो, जैसे आपका शो आता है शार्क टैंक, ठीक है। तो शार्क टैंक में क्या होता है, अलग अलग इन्वेस्टर रहते हैं, वो सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। वो क्या करते हैं, जो भी स्मॉल बिजनेस होता है वहां पे सारे अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, जिसका बिजनेस पसंद आता है उसमें वो इन्वेस्ट कर देते हैं और उसका बदले में कुछ इक्विटी मांगते हैं, ठीक है। तो जैसा स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग में हमने बताया, सीड स्टेज ना, इसमें क्या होता है, स्मॉल फंडिंग होता है, डेवलप अ प्रोटोटाइप और टेस्ट द मार्केट, ठीक है। फिर अर्ली स्टेज जिसको बोलते हैं सीरीज ए, इसमें क्या होगा, फंड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट एक्सपेंशन, ठीक। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज जिसको बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में सीरीज बी, सी, डी प्लस होता है, जिसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है वो स्केल करती है अपने ऑपरेशन को, हायरिंग करती है और मार्केटिंग करती है। फिर लास्ट स्टेज आती है एग्जिट स्टेज। एग्जिट स्टेज में क्या होता है, फ्रेंड्स कभी पूछ लेते हैं वेंचर वेंचर कैपिटल में, ठीक है, ऑप्शनल में एग्जिट स्टेज के बारे में। तो एग्जिट स्टेज में क्या होता है, जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो आईपीओ जैसे ही कंपनी का लॉन्च होता है उसके थ्रू वो अपनी इक्विटी सेल करके एग्जिट कर लेता है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है, और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मोटिवेशन मिल रहा है, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। अब सोर्सेस ऑफ वेंचर कैपिटल फॉर एमएसएमई के बारे में बात करते हैं। तो सोर्सेस की अगर बात करें तो सोर्सेस क्या हो सकते हैं, एक तो वेंचर कैपिटल फर्म्स जो होती हैं, जैसे कि सेक्वा कैपिटल हो गया, एसएल पार्टनर हो गया, नेक्सस वेंचर हो गया, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट वेंचर कैपिटल फंड की बात करें तो जैसे आपका सिडबी का वेंचर कैपिटल है, इंडिया एस्पायरेशन फंड है, ठीक है। अब अगर कॉर्पोरेट वीसी फंड की बात करें तो रिलायंस जियो वेंचर है, टाटा कैपिटल है। इस तरह एंजल इन्वेस्टर की अगर बात करें तो इंडियन एंजल नेटवर्क हो गया, मुंबई एंजल हो गया, इस तरह बहुत सारे वेंचर कैपिटल हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि जो इनिशियल स्टेज में स्मॉल बिजनेस, जैसे जीरोदा में वेंचर कैपिटल ने लगाया, आज जीरोदा नंबर 2 हो गया है आफ्टर ग्रो ऐप। सो ये सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट है, ओला, जोमेटो, ठीक है। तो फ्रेंड आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। एंजल फंड क्या होता है, एंजल फंड में क्या होता है कि इसमें जितने भी एचएनआई कस्टमर होते हैं ना, वो अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं। बट इसमें और वेंचर कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें इक्विटी नहीं चाहिए उनको। वेंचर कैपिटल में वो बदले में इक्विटी लेते हैं, इसमें वो इक्विटी नहीं लेते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है उनको, ठीक है। उसके साथ उनको प्रिंसिपल चाहिए। तो इसको रेगुलेट कौन करता है, एंजल फंड को सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। किसके अंडर, एआईएफ कैटेगरी 1 के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या है, लोअर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वेंचर कैपिटल से कम अमाउंट चाहिए होता है इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और इन्वेस्टर जो भी होता है वो मेंटरशिप एंड इंडस्ट्री कनेक्शन इसमें भी देता है, जैसे कि वेंचर कैपिटल में है। अब ये भी रिस्की है बट ऑफर हाई पोटेंशियल रिटर्न सेम एज वेंचर कैपिटल।
अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एंजल नेटवर्क का है, इंडियन एंजल नेटवर्क आपका हो गया और मुंबई एंजल हो गया, ठीक है। तो ये सारे तो बेसिक डिफरेंस की अगर बात की जाए तो वेंचर कैपिटल में आपको इक्विटी और इसमें आपको नॉर्मल फंडिंग करके वो फंडिंग का जो भी इंटरेस्ट एक सर्टेन रहता है उस बेसिस पे वो फंड का रिटर्न होता है। अब आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या है एमएसएमई की फंडिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्कीम है कंपोजिट फाइनेंस स्कीम। ये कौन लाया है? ये लाया है सिडबी और कुछ कॉमर्शियल बैंक मिलके, इनका जॉइंट वेंचर है, उसके थ्रू ये कंपोजिट फाइनेंस स्कीम चलती है। इसका पर्पस क्या होता है कि सिंगल लोन दिया जाता है जिसमें टर्म लोन को भी कवर करते हैं और वर्किंग कैपिटल को भी कवर करते हैं। जैसे अगर मशीन के फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री है, उसको मशीन के लिए चाहिए तो उसको मशीन के लिए टर्म लोन दे दिया और बाकी उसके जो उसके डेली कैपिटल नीड्स है उसके लिए उसको वर्किंग कैपिटल दे दिया, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऐसे एमएसएमई जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, तो ये स्कीम होती है। इसके बाद सेकंड बात करते हैं तो है एनएसआईसी स्कीम। एनएसआईसी क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसमें क्या आता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे रॉ मटेरियल का असिस्टेंस चाहिए तो उनको बल्क में कहाँ से परचेज करना है लो कॉस्ट पे, उसके लिए असिस्ट करता है। फिर कहाँ से क्रेडिट सपोर्ट लेना है, ठीक है, कौन से बैंक से कैसे फाइनेंस करना है, क्या टाई अप्स हैं, वो सारी चीजों पे असिस्ट करता है। मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ताकि वो जो इतने भी ट्रेड फेयर्स होते हैं उनके थ्रू, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को जो भी स्टार्टअप्स हैं या छोटे एमएसएमई हैं वो उसको मार्केट कर सके। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, ठीक है। तो वो क्या करता है? क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग जो भी एमएसएमई की होती है उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं, अब ये जो टॉपिक है सिडबी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो स्कीम बताने वाला हूँ इनमें से हर एग्जाम में जो भी आपका होता है एमएसएमई का उसमें एक क्वेश्चन जरूर रहता है। वो कोई स्कीम दे देगा, चार पांच ऑप्शन देगा, उसमें कहीं एक पे स्कीम दे देगा या फिर बोल देगा इसमें कौन सा सिडबी का स्कीम नहीं है ना, ऐसे करके। तो सिडबी स्कीम की अगर बात करें तो एक तो है नेशनल इक्विटी फंड स्कीम, ठीक है। इसमें इसका काम क्या होता है? ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करती है एमएसएमई को फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन, लोअर इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन स्कीम। इसका काम क्या होता है? अगर एमएसएमई जो भी है उनको अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है ना, कंपिटिटिवनेस इंप्रूव करनी है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसके लिए ये स्कीम के थ्रू उसको हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड होती है। इसके बाद है थर्ड सिंगल विंडो स्कीम। जितने भी न्यू एमएसएमई है जिनको टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन एक ही जगह पे दोनों चाहिए सिंगल सोर्स के थ्रू, तो सिंगल विंडो स्कीम के थ्रू ले सकते हैं। फिर आती है कंपोजिट लोन स्कीम, प्रोवाइड टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल टू स्मॉल बिजनेस इन अ सिंगल लोन पैकेज। इसके बाद महिलाओं के लिए यानी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए सिडबी का महिला उद्यम निधि स्कीम है, ठीक है, ताकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप कर सके और उनको लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है हमारा स्कीम फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। अब एमएसएमई को मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने के लिए अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए है ना, एग्जीबिशंस में कैसे उनको एडवर्टाइज किया जाए, ब्रांडिंग कैसे की जाए, उन सब के लिए भी ये स्कीम के थ्रू असिस्टेंस और फाइनेंस प्रोवाइड करती है सिडबी। नेक्स्ट है इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में था कि सिडबी इनमें से इक्विपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, कौन सी स्कीम है? इक्विपमेंट लीजिंग स्कीम, इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम, है ना, इस तरह से कई सारे ऑप्शन थे। तो आपका आंसर क्या होगा? इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम। इसमें क्या होता है? मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करती है उसको परचेज करने के लिए सिडबी। फिर आता है वेंचर कैपिटल स्कीम। तो सिडबी का वेंचर कैपिटल स्कीम जो है उसके थ्रू ये जो भी नए नए स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए और उनमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोवाइड करती है। इसके बाद ये आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन रिम्बर्समेंट स्कीम क्या होती है? ये आईएसओ 9000 क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन होता है, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है एमएसएमई उसका क्वालिटी कितना बेटर है, ठीक है। तो आईएसओ 9000 सर्टिफाइड है अगर, तो यानी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता है। तो उन एमएसएमई को कैसे इंकरेज किया जाए ताकि वो इस सर्टिफिकेट को पा सके और उसके जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सके, उसके लिए भी असिस्टेंट प्रोवाइड करती है और रिम्बर्समेंट भी करती है और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है। इसके बाद आती है माइक्रो क्रेडिट स्कीम की बात। तो माइक्रो क्रेडिट में क्या क्या हो जाएंगे? आपके जितने भी स्मॉल बिजनेस हो गए, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, ठीक है, और जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हो गए उनको इस स्कीम के अंतर्गत लोन प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं
स्मॉल बी डॉट इन के बारे में। तो इस स्मॉल बी डॉट इन क्या है, सिडबी का एक एमएसएमई नॉलेज पोर्टल है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो भी स्टार्टअप है या फिर एमएसएमई है, उनको बिजनेस से रिलेटेड जो भी गाइडेंस देना होता है, उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें क्या है, फिनेंस और मार्केटिंग और जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं उस एमएसएमई से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशन है, और मार्केटिंग कैसे करनी है, क्या क्या फिनेंस कैसे प्रोवाइड करना है, कहाँ पे क्या असिस्टेंस है, वो सारी चीजें इस पोर्टल के थ्रू उनको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलेटरल फ्री लोन या फिर सीजीटी एमएससी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में। तो इसको लॉन्च किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी के ज्वाइंट से ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। और पर्पस क्या है कि जितने भी एमएसएमई हैं उनको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराना अप टू अ सर्टेन लिमिट। इसमें कहाँ तक कवरेज होता है, तो पहले 2 करोड़ था, अभी बजट 2025 में क्या हो गया, 5 करोड़ विदाउट कोलेटरल। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका जो भी लेटेस्ट लिमिट है उसको देख लीजिएगा। अभी 2025 में सीजीटी एमएससी 5 करोड़ तक विदाउट कोलेटरल एमएसएमई को कवरेज देता है, ठीक है। कौन अप्लाई कर सकता है, जो भी न्यू एंड एग्जिस्टिंग एमएसएमई है विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी। आप में से जो भी लोग सेमी अर्बन या फिर रूरल ब्रांच में काम किए हुए हैं, तो वो इस स्कीम से फेमिलियर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पीएमईजीपी एक तरह का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जो कि लॉन्च किया गया था 2008 में। इससे पहले भी स्कीम चलती थी, ऐसा नहीं कि ये नहीं चलती थी। फिर क्या हुआ, दो स्कीम चलती थी पहले। पहले चलती थी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना पीएमआरवाई एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आरईजीपी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। और इसका ले लिया पीएम, और ये हो गया आपका जीपी, पीएम ईजीपी, ठीक है। इसको बना दिया एक स्कीम, ठीक है। अब इसका काम मेनली क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, और जो भी माइक्रो एंटरप्राइज, बहुत छोटे छोटे उद्योग है ना, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, ताकि वो अपना न्यू बिजनेस जो है उसको रन कर सके, ठीक है। अब अगर नेशनल लेवल में बात करें तो कौन इम्प्लीमेंट करता है नेशनल और स्टेट लेवल पे, ये काम होता है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन का, ठीक है। और स्टेट केवीआईसी डायरेक्टरेट होते हैं, ठीक है। स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड होते हैं जो कि इसको करते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होते हैं, जिनका काम होता है इसको इम्प्लीमेंट करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और जो वहाँ के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक और जो भी रूरल बैंक्स होते हैं, वो भी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज कितना होना चाहिए, मिनिमम 18 साल होना चाहिए या उससे ज्यादा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपको 10 लाख तक का लोन चाहिए, ठीक है। न्यू बिजनेस के लिए ओनली मिलता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस एलिजिबल नहीं है। अगर 10 लाख से ज्यादा लोन चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, और 5 लाख से ज्यादा का लोन चाहिए सर्विस में, सर्विस इंडस्ट्री में, तो आपको मिनिमम 8th इन स्टैंडर्ड क्लास पास होना रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये कौन कौन एलिजिबल होते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आपके एलिजिबल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एलिजिबल है, ट्रस्ट भी एलिजिबल है, और बाकी इंडिविजुअल एलिजिबल होते ही। आगे मूव करते हैं। अब मैक्सिमम लोन लिमिट की बात करें तो ये भी फ्रेंड्स, जो चीजें लोन लिमिट से रिलेटेड है, सब्सिडी से रिलेटेड है, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसका लेटेस्ट क्या चल रहा है वो देख के जाइएगा। क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 25 में, तो अभी जो मैं लिमिट बता रहा हूँ अभी की है, ये चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट टाइम टाइम पे इनको रिवाइज करती रहती है। तो मैक्सिमम लोन लिमिट की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख है, और सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर में 20 लाख है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट जो एरिया है उसमें बात करते हैं सब्सिडी की। जैसे अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसमें जो लोन होता है उसका 10% ओन कंट्रीब्यूशन यानी कि मार्जिन चाहिए होता है। और सब्सिडी गवर्नमेंट कितना देती है, अर्बन एरिया में 15% देगी, और अगर रूरल एरिया में है तो जनरल को 25%। इसी तरह अगर वो SC ST OBC माइनॉरिटी या फिर वुमेन या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में या फिजिकली चैलेंज है, तो उनको ओन कंट्रीब्यूशन मार्जिन 5% देना होगा। और जो सब्सिडी रहेगी अर्बन एरिया में 25% रहेगी, और रूरल एरिया में 35%। अब बात करते हैं कि पीएमईजीपी का जो सेकंड ट्रेंच है, यानी आपने एक बार लोन ले रखा है, आपको और लोन चाहिए दूसरा भी, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका जो प्रेजेंट बिजनेस है वो 1 साल तक सक्सेसफुली रन होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपका पहला लोन है उसकी जो भी किस्तें हैं वो प्रॉपरली जमा होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ट्रेंचे की बात करें तो इनिशियल सेटअप ऑफ बिजनेस, ठीक है, एज पर पीएमईजीपी लोन सैंक्शन। सेकंड ट्रेंचे की बात करें तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए दिया जाता है, और आफ्टर 1 ईयर ऑफ सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है।
अब अगर बात करें कि अपग्रेडेशन चाहिए, मतलब बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है, अब आप चाहते हैं उस यूनिट को अपग्रेड करना, तो उस एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन के लिए कितना लोन ले सकते हैं? तो उसके लिए आप एडिशनल 1 करोड़ तक का उसको लोन दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा कि जनरल कैटेगरी को 15% तक सब्सिडी प्रोवाइड होगी, और जो बाकी है एस सी एस टी ओबीसी वुमेन, उनको 20% तक का सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और ध्यान रखिएगा, सब्सिडी कब रिलीज होगी? सब्सिडी रिलीज होगी 3 साल के बाद। सब्सिडी आ जाती है तुरंत ही, बट जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा, उसका काम ये है कि वो 3 साल का जो भी सब्सिडी आएगी, उसका एक एफडी बना के रखेगा, और उसके अगेंस्ट में एक टर्म लोन देके आपको अमाउंट दे देगा वो। और फिर वो टर्म लोन जो होगा विदाउट इंटरेस्ट पे रहेगा, और जो एफडी रहेगी वो भी विदाउट इंटरेस्ट पे रहेगी, और फिर 3 साल के बाद वो एडजस्ट हो जाएगा। उससे पहले उस सब्सिडी अमाउंट को एडजस्ट नहीं करना है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें अगर अपग्रेडेशन के लिए, तो बिजनेस जो है वो 2 साल तक सक्सेसफुली रन करना चाहिए, और लास्ट 3 साल में प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होना चाहिए, और यूनिट जो है वो उद्योग आधार यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन उसका होना जरूरी है। और जो भी पैसा ले रहे हो जो एक्सपेंड करने के लिए, ऐसा नहीं है कि उससे कोई नया एम्प्लॉयमेंट ना जनरेट हो, तो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जरूर जनरेट होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट लोन जो भी पहला लोन है वो फुल्ली रिपेड होना चाहिए स्टिपुलेटेड टाइम में। और एलिजिबिलिटी क्या है? जितने भी पीएमईजीपी और मुद्रा लोन यूनिट्स हैं, वो इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। और क्या है, कोई लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए हिस्ट्री में, बैंक के रिकॉर्ड में, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है। अब आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जो एक स्कीम है पीएसबी लोन इन 59 मिनट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरह का ये सारे पीएसबी ने मिलकर एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्विक बिजनेस लोन जो कि एमएसएमई है, इंडिविजुअल है, या फिर रिटेल बोरोवर है, उनको चाहिए होता है, तो वो इस पोर्टल में जाके अप्लाई कर सकते हैं, वहां से उनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा लोन का विद इन 59 मिनट, ठीक है। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, जहां पे उनकी एलिजिबिलिटी आती है, उसके बाद वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ वो बैंक में जाके लोन ले सकते हैं। अब इसकी की फीचर की बात करें, तो अगर नॉर्मल लोन लोन अमाउंट जो होता है उसकी बात करें, तो मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 करोड़ फॉर एमएसएमई। अब अगर बात करें लोन अप्रूवल टाइम, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल कितने टाइम में होता है? 59 मिनट में। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो 8.5% है, ये तो वेरी करता रहता है बैंक टू बैंक, तो ये मेजर कंसर्न नहीं है यहाँ पे। अब कोलेटरल फ्री लोन की बात करें, तो जो हमारा सीजीटी एमएससी का कवरेज होता है वो भी यहाँ लागू होता है, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी 5 करोड़ है तो 5 करोड़। अब फुल्ली डिजिटल प्रोसेस होता है इसमें ब्रांच विजिट करने की, इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए जरूरत नहीं, जो इनिशियली जाते हैं ना उसके लिए जरूरत नहीं है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया, इसके बाद जो जो उसमें दिया हुआ है वो आप लेके फाइनल जाके सबमिट कर दीजिए, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल बैंक इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे बैंक इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे बैंक मतलब सारे पीएसपी। अब आगे मूव करते हैं फ्रेंड। अब अलग अलग कैटेगरीज क्या क्या है इसमें पीएसबी जो 59 मिनट लोन है, तो एमएसएमई लोन की बात करें तो 1 लाख से 5 करोड़ तक का है। अगर रिटेल और पर्सनल लोन की बात करें तो वो मैक्सिमम 20 लाख तक मिलेगा। यहाँ पे अगर होम लोन की बात करें तो 10 करोड़ तक का मिल सकता है। और मुद्रा लोन बात करें तो 10,000 से 10 लाख तक। और यहीं पे अगर ऑटो लोन या ऑटोमोबाइल लोन की बात करें तो 1 करोड़ तक। ये डिफरेंट डिफरेंट लोन की कैटेगरी में एलिजिबिलिटी है, ठीक। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या क्या डॉक्यूमेंट मस्ट होते हैं अप्लाई करने के लिए, तो इसमें क्या है, अगर आपका बिजनेस है, एमएसएमई लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए, लास्ट 2 ईयर का एटलीस्ट आईटीआर होना चाहिए, और जो क्रेडिट स्कोर होना चाहिए वो 650 प्लस रिकमेंडेड है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर आप एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। और लास्ट 6 मंथ का बैंक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होना चाहिए। वेबसाइट क्या है? psbloans59minute.com, यहाँ से जाके अप्लाई किया जा सकता है। अब आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्कीम जो है वो है ईसीएलजीएस, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो इसमें क्या होता है, ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन स्कीम होती है बैंक्स के लिए। और अगर एनपीएफसी की बात करें तो इस स्कीम के अंतर्गत टर्म लोन दिया जा सकता है। मई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। एक्चुअली इसका पर्पज क्या था कि कोविड 19 के टाइम पे क्या था कि बहुत सारे एमएसएमईज ऐसे थे जो जो भी उनका जो जो भी उन्होंने लोन ले रखा था उसका वो ईएमआई पे करने में ही समर्थ नहीं थे, मतलब उनके पास इतना इतना पैसा ही नहीं था, प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने इस स्कीम के थ्रू ये चीज बोला बैंक्स और एनपीएफसी को कि जो भी एमएसएमईज हैं उनको एक प्री अप्रूव्ड सैंक्शन लिमिट दी जाए उनकी आउटस्टैंडिंग का 20% जो की होगी, ठीक है। और जिसकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी कितनी होगी? 5 करोड़, ठीक है।
और कब तक? 29 फरवरी 2020, यानी 29 फरवरी 2020 तक जो भी एमएसएमईज हैं जिनका लोन आउटस्टैंडिंग है उसका 20% उनको प्री अप्रूव सैंक्शन कर दिया जाए। ठीक है, इसमें 100% गवर्नमेंट बैक्ड गारंटी थी एनसीजीटीसी के तहत। और रिपेमेंट की बात करें तो 4 से 6 साल का था। मोरेटोरियम भी इसमें इंक्लूडेड था जो कि 1 से 2 ईयर का था। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी एग्जिस्टिंग थे 29 फरवरी 2020 तक। पर्पस वर्किंग कैपिटल और बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, और एप्लीकेशन क्या था? बैंक और एनबीएफसी। आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फ्रेंड्स लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, इसका बेसिक एम क्या था कि जो भी छोटे-छोटे उद्योग हैं, है ना? या स्मॉल जो भी एंटरप्रेन्योर है, तो उनको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाए। एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाए। उसके लिए एक बैंक सेटअप किया गया है जिसका नाम है मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। ठीक है, इसका काम क्या था? एक रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करना बैंक को, ताकि वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को लेंड कर सके। ठीक है, किसके थ्रू लेंड किया जाता है? इंप्लीमेंट किया जाता है बैंक, एनबीएफसी। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है, रूरल बैंक है। ठीक है, अब इसमें कैटेगरी की बात करें तो 3 कैटेगरी है: शिशु, किशोर और तरुण। तो शिशु की बात करें तो 50,000 तक का लोन, 50,000 तक का शिशु में आता है। किशोर की बात करें तो 50,000 से 5 लाख तक का। और तरुण की बात करें तो 5 लाख तक से 10 लाख तक का। और ये फैसिलिटी टर्म लोन में भी हो सकती है और आपका सीसी भी दिया जा सकता है, जिसको सीसी मुद्रा बोलते हैं। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। आप सब लोग जो भी रूरल एरिया में हो, आपने मैक्सिमम देखा होगा 644 या अलग अलग स्कीम्स रहती है ना, कोर्ट पे खोलते हैं हम लोग मुद्रा लोन्स, तो वो सारा इसमें आता है। की फीचर्स: कोलेटरल फ्री लोन होता है। ठीक है, और कोलेटरल फ्री लोन विद नो मिनिमम लोन अमाउंट। और शिशु कैटेगरी के लिए कुछ भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। ठीक है, रिपेमेंट टेन्योर कितना है? मैक्सिमम 7 साल तक का। ठीक है, यानी कि 84 महीने तक का, इंक्लूडिंग मोरेटोरियम। इसका मेन फोकस क्या रहता है? जो SC ST है, ओबीसी है, वीकर सेक्शन है, वुमेन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उन सबको इसमें मेन फोकस रखा जाता है। एलिजिबिलिटी कोई भी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, एमएसएमई को भी दे सकते हैं, कोई ट्रेडर है या स्मॉल एंटरप्रेन्योर, उन सबको इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए देंगे। बस उसमें ये देखेंगे कि वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफॉल्टर ना हो लोन का। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जिस तरह से चैनल को प्यार दिया है, जिस तरह से व्यूज आ रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इतना लाइक कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, उसके लिए इसलिए बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो है चैनल पहुंच सके और लोगों को फ्री का जो भी मटेरियल है वो मिले। और वो सभी लोग, आप लोग एमएसएमई क्लियर करो, जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्स है। मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टू यू नो इतना ज्यादा कंपटीशन हो रहा है ना, कि यू हैव टू बी अपडेटेड। तो ये सारे सर्टिफिकेशन कोर्स इन फ्यूचर बहुत हेल्पफुल होंगे, तो आप इसको जरूर करिए। और ये सारे यूनिट जितने भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, आई थिंक सारे मिला के 20 लेक्चर्स होंगे, इंक्लूडिंग दैट एमसीक्यूज। ये 20 लेक्चर्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टू क्रैक दिस एमएसएमई। ओके, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी लोगों के पास एमएसएमई का सर्टिफिकेशन आ जाए। अब बात करते हैं पीएम स्वनिधि के बारे में, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के बारे में। ये कब लॉन्च हुई थी? 1 जून 2020। ये भी कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करना है किसको? जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, यानी कि जो छोटे हो गए आपके, जैसे कि ये फल बेचने वाले हो गए ना, रेडी लगाने वाले हो गए, उन सब के लिए। तो ये किसके थ्रू इम्प्लीमेंट हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसमें क्या होता है? जो फर्स्ट लोन होता है 10,000 तक का दिया जाता है, 1 ईयर टेन्योर के लिए, मंथली ईएमआई होती है। फिर सेकंड लोन 20,000 का दिया जाता है। अगर आपने पहला लोन, मतलब जो भी स्ट्रीट वेंडर है उसने पहला लोन टाइमली रिपेमेंट कर दिया, तो फिर थर्ड 50,000 का दिया जाता है। अगर सेकंड उसने टाइमली रिपेमेंट कर दिया, ये भी टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है, तो आप इसको करंट सिनेरियो में एक बार लिमिट जरूर देख लीजिएगा। इंटरेस्ट सब्सिडी 7% पर एनम आती है प्रॉम्प्ट, ठीक है। और डिजिटल इनिशिएटिव भी है। अगर आप जो है क्यूआर कोड के थ्रू जो भी स्ट्रीट वेंडर है पेमेंट करता है, या फिर उसके यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसको 1,200 रुपए पर ईयर का कैशबैक भी आएगा उसके अकाउंट में। अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्ट्रीट वेंडर विद सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, जो भी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है अगर उनके पास है, तो वो सारे एलिजिबल हैं। बैंक से भी ले सकते हैं, एनबीएफसी, एमएफआई और ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी ले सकते हैं। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। स्टैंड अप इंडिया स्कीम फ्रेंड्स 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई थी। इसका काम क्या था? जो SC ST और वुमेन, इन पे फोकस था इसका, एंटरप्रेन्योरशिप
उनके बीच में डेवलप करना, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में आ सके। सिडबी और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के ज्वाइंट वेंचर से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। और लोन अमाउंट की बात करें तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इसका लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी है। और SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अगर उनका है तो उनको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ट्रेडिंग सेक्टर, इन सब के लिए ये भी एलिजिबल होंगे इसमें। और जो भी बिजनेस होगा उसमें कम से कम 51% की हिस्सेदारी होनी चाहिए किसकी, या तो SC ST या फिर वुमेन। ठीक है। रीपेमेंट कितना होगा, 7 ईयर यानी कि 84 मंथ, और मोरिटोरियम इसमें इंक्लूड होगा 18 महीने का। ठीक है। लोन्स कवर्ड अंडर CGSSI, जो भी इसमें लोन दिए जाएंगे वो किसके अंदर उनकी गारंटी कवर होगी कोलेटरल की, CGSSI, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया। एप्लीकेशन कैसे होगा, डायरेक्ट बैंक एप्लीकेशन, यानी बैंक से भी जाके ले सकते हैं, और स्टैंड अप इंडिया का जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं फ्रेंड। ये हमारा MSME का लेक्चर 4 है। इसके बाद हम लेक्चर 5 आएगा जो कि रहेगा क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में, और उसके बाद लाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में। अब बात करते हैं क्वासी कैपिटल क्या होता है। ठीक है। तो क्वासी कैपिटल बेसिकली है कि जो भी प्रमोटर है, ठीक है, वो जो फंड इन्फ्यूज करते हैं अपना, ठीक है, जो कि एक तरह के इक्विटी का काम तो करता है बट टेक्निकली वो लोन ही है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वासी कैपिटल। इसमें जो, अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका अनसिक्योर्ड लोन जो होते हैं ना प्रमोटर के, ठीक है, सबऑर्डिनेट डेथ हो गई, ठीक है, इसके बाद कन्वर्टिबल डिबेंचर हो गए, ठीक है। और जैसे कि अगर कहीं फैमिली या फ्रेंड से भी पैसा लिया और वो पैसे के बदले उनको इक्विटी दिया, तो वो भी क्या हो गया, क्वासी कैपिटल हो गया। ठीक है। अब इंपॉर्टेंस इन बिजनेस की बात करें तो क्रेडिट वर्दिनेस, और क्या करता है, इंप्रूव करता है डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है, ठीक है, उसको इंप्रूव करता है। और अगर कोई बिजनेस में लॉस हो गया, लिक्विडिटी क्रंच हो गया, तो इस कैपिटल के थ्रू उसको बचाया जा सकता है, या थोड़ा सा मतलब सेफ हो जाता है कंपनी। अब बैंक कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी इंप्रूविंग लोन एलिजिबिलिटी, मतलब अब ये जो कैपिटल है तो बैंक क्या करता है, इसको एज अ कंपनी का एक इक्विटी मानता है। तो फिर क्या होता है, जब लोन जो कंपनी लेने जाएगी तो उसकी लोन एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है विदाउट डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप, क्योंकि ओनरशिप का डायल्यूशन नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहेगा। अब बात करें ओन मनी या इक्विटी कंट्रीब्यूशन, तो एंटरप्रेन्योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, तो जो भी एंटरप्रेन्योर है वो जो बिजनेस है उसमें जो अपना इन्वेस्टमेंट खुद का करता है उसको बोलते हैं ओन मनी या इक्विटी कंट्रीब्यूशन। तो मेनली इसका काम क्या होता है, इसका मेन रोल ये है कि देखो जिस जो इन्वेस्टर है, जब जब जो एंटरप्रेन्योर है, जब उसका खुद का पैसा लगा होगा ना, तो वो बिजनेस को भी अच्छे से रन करेगा। ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रहेगा। ठीक है। और उसका जो एक्सटर्नल बोरिंग में डिपेंडेंस होगा वो कम होगा। उससे क्या होगा कि उसको जो कॉस्ट आ रही है उस बिजनेस को रन करने में वो कम लगेगी। जब कॉस्ट कम लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रॉफिट भी ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है। और जैसे कि PMAJP जब लोन लेते हैं, स्टैंड अप इंडिया लेते हैं ना, तो इन सब चीजों में ओन मनी की रिक्वायरमेंट भी होती है। और जब खुद का पैसा लगा रहेगा तो उसमें इन्वेस्टर भी जो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसने खुद का भी पैसा लगा रखा है, तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से फोकस्ड है। ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहती है बिजनेस की। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फंड एंड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी की। ठीक है। तो फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, डायरेक्ट फाइनेंसिंग वेयर बैंक डिस्पर्स एक्चुअल फंड टू द बोरोवर, मतलब फंड बेस में क्या होता है, एक तरह की डायरेक्ट फाइनेंसिंग होती है जिसमें क्या करता है, बैंक जो होता है वो जो भी फंड होता है वो बोरोवर को डिसबर्स कर देता है। ठीक है। जैसे आपका कैश क्रेडिट हो गया, सीसी जो भी लेते हैं उसमें क्या होता है, एक बिजनेस के सीसी दिया, बोला 10 लाख का सीसी है तो 10 लाख क्या, 10 लाख लिमिट हो गई। अब उसी को 10 लाख अपना लेके अपना जो भी काम करना है वो बिजनेस कर रहा है तो उसको उसको उतनी एलिजिबिलिटी दे दी। ऐसे ओडी क्या है, ओडी भी डायरेक्ट बोरोवर को डिसबर्स कर सकते हैं। ऐसे टर्म लोन भी डिसबर्स कर देते हैं। बिल डिस्काउंटिंग में भी यही होता है, बैंक बाय ट्रेड बिल्स बिफोर मेच्योरिटी एट अ डिस्काउंट। ठीक है। मेच्योरिटी से पहले उसको बाय कर लेते हैं डिस्काउंट रेट पे। ऐसे पैकिंग क्रेडिट की बात करें तो जो भी एक्सपोर्टर होता है उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस कर देते हैं पैसे का, यानी शिप होने से पहले ही उसको फाइनेंस कर दिया जाता है। तो ये सारे क्या हो गए आपके फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। अब बात करते हैं नॉन फंड बेस्ड। तो नॉन फंड बेस्ड क्या होता है, इस केस में क्या होता है, बैंक डज नॉट डिसबर्स कैश बट प्रोवाइड अ गारंटी, मतलब सॉरी, इस केस में बैंक
पैसा डिसबर्स नहीं करता है तुरंत, बट वो गारंटी लेता है या कमिटमेंट देता है कि हाँ ठीक है, मैं इस जो भी बोरोवर है इसके बदले ये गारंटी ले रहा हूँ कि अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका काम बेसिकली कहाँ पे होता है, जब जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ट्रेड फाइनेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसमें रिस्क को कम से कम रखा जाए, उसके लिए ये नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज का यूज होता है। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया आपका, एलसी। ठीक है, तो इंश्योर पेमेंट टू सप्लायर, जो भी सप्लायर है उसको इंश्योर करता है, यानी उसको कमिटमेंट देता है कि हाँ ठीक है भाई, तुम सप्लाई कर दो और तुम्हारा पेमेंट मिल जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ये कमिटमेंट मैं करता हूँ, ये बैंक बोलता है एक एलसी में बाकायदा वो लिख के। इसी तरह बैंक गारंटी की बात करें तो बैंक गारंटी में क्या बोलता है कि अगर बोरोवर पैसा नहीं दिया, बैंक इंश्योर पेमेंट इफ बोरोवर फेल्स ऑब्लिगेशन, मतलब कि अगर बोरोवर पैसा देने में फेल हुआ तो बैंक वो उतना पैसा पे करेगा। ऐसे डेफर्ड पेमेंट गारंटी क्या है कि इसमें इंस्टॉलमेंट बेस्ड पेमेंट करता है, एक साथ ना करके इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है उसकी गारंटी ये लेता है। अब आगे मूव करते हैं फ्रेंड। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में बैंक गारंटी के बारे में। तो बैंक गारंटी क्या होता है, एक तरह का बैंक के द्वारा किया गया प्रॉमिस है, प्रॉमिस बाय अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू अ बेनिफिशियरी इफ द एप्लीकेंट फेल्स टू फुलफिल द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। मतलब बैंक प्रॉमिस करता है बेनिफिशियरी को एक सर्टेन अमाउंट का, कि अगर जो भी एप्लीकेंट है वो अगर फेल हो जाता है पे करने में उस अमाउंट को, तो हम गारंटी देते हैं कि उसको पे करेंगे। अब बात करते हैं कितने तरह की बैंक गारंटी होती है। तो सबसे पहले होती है फाइनेंशियल बैंक गारंटी। इसमें क्या होता है, इंश्योर पेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें पेमेंट ऑब्लिगेशन की गारंटी देता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे गारंटिंग लोन रिपेमेंट फॉर अ बिजनेस। मतलब कोई बिजनेस है, उसके लोन रिपेमेंट टाइम पे होंगे, इसकी गारंटी दे देता है बैंक। ठीक, इसी तरह परफॉर्मेंस बैंक गारंटी क्या होता है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ये होता है कि कोई प्रोजेक्ट है, एक फर्म उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा है कि भाई ये प्रोजेक्ट इस टाइम पे कंप्लीट होना है, तो उस टाइम पे कंप्लीट होगा, इस बात की गारंटी कौन दे देता है, बैंक दे देता है। कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू कंप्लीट द वर्क, बैंक कंपनसेट द क्लाइंट। मतलब अगर जिस कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ में बैंक ने गारंटी ली है, अगर वो टाइम पे वर्क को कंप्लीट नहीं करेगा तो बैंक जो है वो क्लाइंट को जो भी कंपनसेशन होगा वो पे करेगा। अब बात करते हैं एडवांस पेमेंट गारंटी के बारे में। प्रोटेक्ट द बायर हु हैज मेड एन एडवांस पेमेंट। मतलब जो भी बायर है, अगर उसने जहां से भी वो परचेज कर रहा है, अगर उसने एडवांस में पेमेंट कर दी है तो उसको वो सामान मिलेगा, इस बात की गारंटी कौन ले लेता है, बैंक। अगर सप्लायर उसको फेल हो जाता है उस चीज को डिलीवर करने में, तो बैंक जो भी पैसा होगा वो उसके बिहाफ में पे करेगा। आगे मूव करते हैं। अब आता है बिड बॉन्ड गारंटी। तो बिड बॉन्ड गारंटी क्या होता है, इंश्योर अ बिडर डज नॉट विड्रॉ आफ्टर विनिंग अ टेंडर। मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोजेक्ट है जिस पे बिड हो रही है और वो कोई बिड जीत गया उस टेंडर की, तो ऐसा नहीं है कि बिड जीतने के बाद वो विड्रॉ कर ले। इस चीज के लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है, और वो सिक्योरिटी कौन देगा, बिड बॉन्ड गारंटी के थ्रू बैंक देगा कि नहीं भाई, विन करने के बाद ये टेंडर ये बिडर विड्रॉ नहीं करेगा। जैसे कि गवर्नमेंट टेंडर रिक्वायर्ड बिड सिक्योरिटी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी की। तो जब इंस्टॉलमेंट बेस्ड पेमेंट होता है उसकी अगर गारंटी लेनी है, ठीक है, जैसे कोई मशीनरी परचेज करना है, ठीक है, अब वो मशीनरी परचेज करने के लिए जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में जाना है। अब वो पैसा इंस्टॉलमेंट में जाएगा या नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी बैंक लेगा कि नहीं भाई, ये जो मशीन परचेज कर रहा है इसका पैसा इंस्टॉलमेंट में आएगा, अगर नहीं आएगा तो इनके बिहाफ में बैंक पे करेगा। अब बात करते हैं फॉरेन बैंक गारंटी के बारे में। तो मेनली ये कहाँ यूज होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में, टू कवर ओवरसीज ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक्सपोर्टर सिक्योर पेमेंट फ्रॉम एन इंटरनेशनल बायर। जहां पे क्या होगा, कोई इंटरनेशनल बायर है और जो इंडिया का एक्सपोर्टर होगा, जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है कोई सामान, तो वहां से पैसा आएगा, उसकी गारंटी कौन दे देगा, फॉरेन बैंक के थ्रू फॉरेन बैंक गारंटी मिल जाएगी। ठीक है, तो बायर उसको सॉरी जो सेलर होगा वो आराम से सेल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इज अ गारंटी इशूड बाय बैंक इंश्योरिंग दैट सेलर विल रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर। मतलब इसमें बैंक क्या करता है? गारंटी इशू कर देता है कि जो सेलर है वो बायर से पेमेंट रिसीव करेगा, इस बात की गारंटी बैंक देता है। अब कौन कौन से एलसी होते हैं? रिवोकेबल एंड इरिवोकेबल। रिवोकेबल एलसी की बात करें तो ये कभी भी मॉडिफाई, कैंसिल किए जा सकते हैं बाय इशू, जिस बैंक ने उसको इशू किया है। इसमें सेलर की कंसेंट नहीं, मतलब बिना सेलर की कंसेंट के भी इनको इशूइंग बैंक जो है मॉडिफाई या कैंसिल कर सकता है। जबकि इरिवोकेबल में क्या होगा? इसको चेंज नहीं किया जा सकता बिना, जितनी भी पार्टी है अगर उनके बीच में जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही साइट एंड यूजेंस एलसी की बात करें तो पेमेंट साइट एलसी में क्या होता है? पेमेंट जो होता है वो पेमेंट इज मेड इमीडिएटली अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होगा वैसे ही पेमेंट हो जाएगा, उसको बोलेंगे साइट एलसी। यूजेंस एलसी या इसको डेफर्ड पेमेंट एलसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पेमेंट जो होगा वो एक सर्टेन क्रेडिट पीरियड होता है उसके बाद होगा, जैसे 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जैसा जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कंफर्म्ड एंड अनकंफर्म्ड एलसी। तो कंफर्म्ड एलसी मतलब क्या? अनदर बैंक गारंटी पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। मतलब इसमें क्या होता है कि जो इशुइंग बैंक के अलावा एक दूसरा बैंक जो होता है वो ये गारंटी लेता है कि भाई ये बैंक आपको पे करेगा, अगर ये नहीं करता है तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपको पेमेंट मिलेगा। तो वो कौन हो जाएगा? उस बैंक को बोलेंगे एडवाइजिंग बैंक। ठीक है, तो ये हो गया कंफर्म्ड एलसी। अनकंफर्म मतलब जिसमें सिर्फ इशुइंग बैंक रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे एडवाइजिंग बैंक नहीं आता है। आगे मूव करते हैं स्टैंड बाय एलसी के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये पेमेंट की गारंटी लेता है अगर बायर डिफॉल्ट कर जाए, यानी कि जो बाई कर रहा है प्रोडक्ट को अगर वो डिफॉल्ट करता है तो सेलर को पेमेंट की गारंटी स्टैंड बाई एलसी के थ्रू, एसबीएलसी के थ्रू मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये एक तरह से सिमिलर होता है बैंक गारंटी। रिवॉल्विंग एलसी की बात करें, रिवॉल्विंग एलसी में क्या होता है? रिवॉल्विंग एलसी यूज होता है मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, बार बार एलसी को इशू करना है। ठीक है, मतलब नया इशू ना करना पड़े, उसी एलसी को बार बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज किया जा सके, यानी कि रिपीटेड नेगोशिएशन किया जा सके सेम एलसी के थ्रू। जैसे कुछ पार्टियां क्या होती हैं जो रेगुलर ट्रांजेक्शन करती हैं, रेगुलर लेन देन होता है, वहां पे ये रिवॉल्विंग एलसी का यूज होता है। ठीक है, ये एक तरह का सीसीओडी और क्रेडिट कार्ड की तरह इसको आप समझ सकते हैं, जैसे ऑनगोइंग सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं ट्रांसफरेबल एंड बैक टू बैक एलसी के बारे में। तो ट्रांसफरेबल एलसी क्या हो गया? जिसमें जो बेनिफिशियरी यानी कि जो सेलर है वो उसको पार्शियली या फुल्ली किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है, उसको ट्रांसफरेबल एलसी बोलेंगे। बैक टू बैक एलसी का मतलब होता है कि ऐसा एलसी जो कि जो ओरिजिनल एलसी है उसके बिहाफ में, यानी उसकी गारंटी पे एक नया जो है एलसी इशू कर दिया जाए सब कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिशियरी की रिक्वेस्ट पे। ठीक है, उसको बोलते हैं बैक टू बैक एलसी, यानी एक एलसी के बिहाफ में दूसरा एलसी इशू कर देना सब कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिशियरी की रिक्वेस्ट पे। अब बात करते हैं रेड क्लॉज एंड ग्रीन क्लॉज एलसी। तो रेड क्लॉज एलसी क्या होता है? रेड क्लॉज में जो सेलर होता है, यानी कि जो सामान को सेल कर रहा है, वो जो गुड्स होते हैं, जो सामान जाना है, उसके शिप होने से पहले ही उसको एडवांस पेमेंट मिल जाता है, उस बात के गारंटी के लिए एलसी, रेड क्लॉज एलसी यूज होता है। और ग्रीन क्लॉज एलसी क्या होता है? इस केस में सिर्फ जो गुड्स होता है उसी का पेमेंट कवर नहीं होता, इसमें क्या होता है जो स्टोरेज और जो उस गुड्स की इंश्योरेंस कॉस्ट होती है उसको भी कवर किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रीन क्लॉज एलसी। आगे मूव करते हैं, बात करते हैं फैक्टरिंग क्या होता है। तो फैक्टरिंग एक तरह से ऐसी फाइनेंशियल सर्विस है जिसमें क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो अपने जो भी उसके बुक डेप्थ होते हैं ना, जो उनको क्या करता है अकाउंट रिसीवेबल को सेल कर देता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिसका सिर्फ यही काम होता है कि वो जो अनपेड इनवॉइसेस होती हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ होता है, जिनको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, ठीक है, उनको वो परचेज करता है और फिर एक डिस्काउंट रेट पे यानी कंसेशनल रेट पे उसको परचेज कर लेता है और बाद में फिर वो उसकी रिकवरी करता है। तो जो इंस्टीट्यूशन इस तरह का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, और ये इनका काम क्या होता है? इनकी वजह से जो भी बिजनेस होता है उनको क्या है, इमीडिएट कैश फ्लो जब रिक्वायरमेंट होता है तो कस्टमर पे करेगा, कब नहीं पे करेगा, अभी अभी पैसा आ जाएगा तो हम बिजनेस को और एक्सपेंड कर देंगे, तो उस केस में क्या करता है कि जो बिजनेस होगा वो फैक्टर को वो सेल कर देगा अपना अनपेड इनवॉइस कि भाई तुम जाके अपना रिकवरी कर लो, हम तुमको इतना डिस्काउंट पे ये दे दे रहे हैं, हमको अभी पैसा दे दो। ये अब आरबीआई रेगुलेट्स एनबीएफसी फैक्टर्स। ठीक है, आरबीआई रेगुलेट करता है। अब
अगर एमएसएमई की बात करें तो वो फैक्टरिंग के थ्रू उनको कैसे पैसा मिलता है? टीआरईडीएस सिस्टम के थ्रू, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू। की फीचरिंग, अगर की फीचर्स की बात करें फैक्टरिंग की, तो इसमें क्विक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कोलेटरल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इनवॉइसेस के बेस्ड पे होता है, फिजिकल एसेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, फैक्टर टेक्स ओवर कलेक्शन एंड रिस्क, बेस्ट फॉर एमएसएमई। अब बात करते हैं क्रेडिट प्रोसेस के बारे में। तो क्रेडिट प्रोसेस में क्या आता है? सबसे पहला आता है अप्रेजल। फर्स्ट स्टेप इज अप्रेजल। अप्रेजल में क्या होता है? सबसे पहला होता है मैनेजमेंट अप्रेजल। मैनेजमेंट अप्रेजल में आते हैं आपके 5C। वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है। 5C में क्या क्या आएगा आपका? क्रेडिट, करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल एंड कंडीशन। तो बोरोयर की जो रिलायबिलिटी होती है वो इन 5C पे बेस्ड होती है, ठीक है। इसके बाद टेक्निकल अप्रेजल की बात करें तो इसमें क्या, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, मशीनरी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस को एसेस किया जाता है, एवेलुएट किया जाता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल अप्रेजल। फाइनेंशियल अप्रेजल में क्या एग्जामिन करेंगे? जो भी बिजनेस का बैलेंस शीट होगा, उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होगा, कैश फ्लो क्या है, ठीक है, और उस बिजनेस के क्या की फाइनेंशियल रेशियो जो है वो मीट कर रहा है, एनएडीएससीआर, करंट रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक अप्रेजल। इकोनॉमिक अप्रेजल में क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट है वो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है या नहीं, कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके जीडीपी में, ओवरऑल इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है उस प्रोजेक्ट की, ये सारी चीजें। फिर मार्केट अप्रेजल। मार्केट अप्रेजल में क्या देखेंगे? उसकी डिमांड को स्टडी करेंगे, कंपटीशन क्या है, प्राइसिंग क्या है ना, ग्रोथ पोटेंशियल कितना है उसमें। इसके बाद देखते हैं इन्वायरमेंटल अप्रेजल। मतलब जो भी प्रोजेक्ट है, ऐसा तो नहीं कि वो एनवायरमेंटल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो देखेंगे कि वो सारे लॉ को फॉलो कर रहा हो और सस्टेनेबिलिटी फैक्टर भी हो उसमें। अब आगे मूव करते हैं। अब जो सेकंड है वो है हमारा असेसमेंट। अप्रेजल के बाद क्या करेंगे? असेसमेंट। तो डिटरमाइंस द लोन अमाउंट बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल नीड्स, प्रोजेक्ट्स टर्नओवर एंड रीपेमेंट कैपेसिटी। तो इसमें हम क्या करते हैं, कितना लोन उसको देना है, उसके वर्किंग कैपिटल नीड के हिसाब से, प्रोजेक्ट के टर्नओवर के हिसाब से एसेस करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? सैंक्शन करेंगे। लोन अप्रूवल इज गिवन बेस्ड ऑन द बोरोवर क्रेडिट वर्थिनेस एंड बिजनेस वायबिलिटी एंड रिस्क एवेल्युएशन। फिर सैंक्शन होने के बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है, जो भी उसका केवाईसी है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, कोलेटरल डिटेल्स है, लोन एग्रीमेंट है, वो सारा उसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और फाइनल क्या हो जाएगा? डिस्बर्समेंट हो जाएगा, डिस्बर्समेंट फीस, ठीक है, एक लमसम अमाउंट रिलीज कर देंगे। आगे मूव करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। टीआरईडीएस क्या है? एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि आरबीआई ने 2014 में इंट्रोड्यूस किया था एमएसएमई को, जो कि उनको प्रॉम्प्ट पेमेंट हो जाए, उनका जो भी वो सेल कर रहे हैं डिस्काउंटिंग के थ्रू उनके इनवाइसेस के, उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरबीआई ने लॉन्च किया था। क्या है ये? इट फैसिलिटेट द फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, यानी ट्रेड से जो भी रिसीवेबल्स आने हैं, जो भी पैसा आना है फ्रॉम कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पीएसयू थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर। पार्टिसिपेंट इसमें क्या है? एमएसएमई सेलर, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट बायर, फाइनेंसर, ठीक है। प्रोसेस क्या है इसमें? एमएसएमई का काम होता है, वो पहले इनवॉइस अपलोड करेगा, बायर उसको एक्सेप्ट करेगा, फाइनेंशियर उसमें बिड करेगा, और एमएसएमई उसमें बिड होने के बाद जो भी बिड अमाउंट है वो एमएसएमई को डिस्काउंट रेट में मिल जाएगा। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसमें क्या है? फास्टर कैश फ्लो होगा, कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और कंपेटिटिव फाइनेंसिंग रेट एंड क्रेडिट रिस्क भी रिड्यूस होता है इसमें, ठीक है। अब अगर मेजर टीआरडीएस प्लेटफॉर्म की बात करें इंडिया में तो कौन है? आरएक्सआईएल, रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनवॉइस मार्ट एंड एम1 एक्सचेंज, ये सारे टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू एमएसएमई को डिस्काउंटिंग, इनवॉइस के डिस्काउंटिंग के अगेंस्ट अमाउंट मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर अप्रोच टू एसएमई फाइनेंसिंग में कुछ की कमिटीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है दहेजिया कमेटी। तो इसका काम क्या था? इसने रिकमेंड किया, रिकमेंडेड प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटी बेस्ड लेंडिंग फॉर वर्किंग कैपिटल। मतलब इनका कहना ये था कि भाई प्रोजेक्ट को देख के फंडिंग करो, लेंड करो, कि प्रोजेक्ट की क्या वायबिलिटी है और प्रोजेक्ट का क्या ग्रोथ है, रेदर देन कि उसके सिक्योरिटी के हिसाब से, जितनी उसकी सिक्योरिटी है उसके बेसिस पे लोन, ठीक है। तो एडवोकेट इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल बेस्ड क्रेडिट असेसमेंट। आगे मूव करते अब है चोर कमेटी। तो इसने क्या रिकमेंड किया? बोरोवर मस्ट कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल फ्रॉम देयर ओन फंड। तो इन्होंने बोला कि भाई जो भी प्रोजेक्ट है, वर्किंग कैपिटल का 25% जो है वो जो बोरोवर है उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एंड बैंक को जो गैप है 75% वो बैंक करेगा। इसके बाद टंडन कमेटी की बात करें जो कि 1975 में आई, इन्होंने वर्किंग कैपिटल नॉर्म्स लाइफ बेटर क्रेडिट डिसिप्लिन के लिए इसमें इन्होंने 3 मेथड दिए। तो सबसे पहला मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड बोलता है कि बोरोवर 25% करे और जो बैंक है वो 75% करे। सेकेंड मेथड क्या बोलता है?
पहले मेथड में 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप है, सेकेंड मेथड में 25% ऑफ टोटल जो भी करंट एसेट है उसका उसका और थर्ड क्या है, थर्ड मेथड 100% ऑफ कोर करंट एसेट। अब बात करते हैं नायक कमेटी की। तो नायक कमेटी ने बोला कि बैंक जो है, बैंक शुड प्रोवाइड एटलीस्ट 25% ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर एज वर्किंग कैपिटल फॉर स्मॉल बिजनेस। मतलब कि बैंक को जो भी प्रोजेक्टेड टर्नओवर है उस बिजनेस का, उसका 25% जो है वो बैंक को एज अ फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए। ये बाद में बेसिस बना एसएमई लेंडिंग जो भी नॉर्म्स है इंडिया में। अब बात करते हैं कपूर कमेटी की। कपूर कमेटी ने क्या बोला, कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग के लिए, तो अगर पूछते तो कैश फ्लो लेंडिंग बेस्ड फ्लो लेंडिंग के लिए कपूर कमेटी ने सजेस्ट किया। क्रेडिट रेटिंग फॉर एमएसएमई एंड कोलेटरल फ्री लोन, ये सारी चीजें किसने बोली, कपूर कमेटी। तो फ्रेंड्स अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो कि बैंकिंग से रिलेटेड रहेंगे और आपके लिए बहुत ही एजुकेशनल रहेंगे। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेट फाइनेंस। तो कौन सा है इसमें, टैक्स बेनिफिट ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन टू एमएसएमई। तो क्या है, सीजीटी एमएसई। फ्रेंड्स इस यूनिट का एक सेपरेट एमसीक्यू का जो वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसमें इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उसमें रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म अलाउज एसएमई टू रेज कैपिटल बाय आईपीओ इन इंडिया। तो कौन करता है, बीएससी एसएमई एंड एनएससी इमर्ज। नेक्स्ट है, अंडर द पीएसएमई लोन पीएसबी लोन इन 59 मिनट स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट दैट कैन बी अवेल अंडर सीजीटी एमएससी। तो कितना है, यहाँ पे 5 करोड़ होगा, पहले 2 करोड़ था, अभी ये हो गया है 5 CR। ये टाइम पे चेंज होता रहता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर watching the Financial Scholar. I hope you like this video. Please like, share and subscribe and motivate us. Thank you.